हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आप देखोगे कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। जैसे डार्विन ने बात करी थी कि वहाँ धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स वहाँ ग्रेजुअल चेंजेस हैं और ग्रेजुअल चेंजेस के साथ में इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, या स्पीशीएशन की बात होती है जब ग्रेजुअल वहाँ वेरिएशंस आ रहे हैं तो बहुत ईयर्स लगते हैं। और अगर बात आती है उसके लाइफ स्पैन को लेके, जैसे माइक्रोबियल की बात करते हो, बैक्टीरिया की बात करते हो, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन जब उनका लाइफ स्पैन ज्यादा है तो ऑफकोर्स स्पीशीएशन में भी टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगता है इवोल्यूशन में। उसमें काफी ईयर्स तक लग जाते हैं, सेंचुरीज लग जाती है। तो देखो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ह्यूगो डी वुड थे, इन्होंने अपना वर्क किया। किससे किया आपको ध्यान रखना है, इनमें दोस्तों इन्होंने अपना वर्क किया। इन्होंने कहा यहाँ म्यूटेशन रीजन है इसका, इवोल्यूशन का। क्योंकि जो म्यूटेशन है उसके कारण क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या होगा, नई स्पीशीज आपको क्विकली मिल जाएगी। ठीक है, नई स्पीशीज क्विकली मिलती है इसलिए क्योंकि म्यूटेशन के कारण जीन में अल्टरेशन हो जाता है। ठीक है, जब आप बात करते हो डार्विन की, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन तो धीरे धीरे वेरिएशन आते हैं, लेकिन यहाँ म्यूटेशन के कारण लार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है। लार्ज डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, चेंजेस क्विकली आते हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि इवोल्यूशन जो था, ठीक है, वहाँ उन्होंने कहा इवोल्यूशन के लिए, डार्विन ने बताया कि ये जो वेरिएशंस आते हैं ये हेरिटेबल है। दैट मीन्स जो वेरिएशंस आए, जैसे हमने बात करी थी डार्विन फीचर्स की, उसके बीच में चेंजेस आए और वो इंसेक्टिवोरस वहाँ स्पीशीज डेवलप हुई। तो वेरिएशंस धीरे धीरे आए और हेरिटेबल थे। ये टेकर्स नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे थे, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे थे। तो लॉन्ग प्रोसेस था कि एक तो ओरिजिनल बर्ड सीड ईटिंग थी, वहां से उधर से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुंचे आप, इंसेक्टिवोरस बीज तक पहुंचे। तो इसमें बहुत सारे ईयर्स लग गए। ठीक है, लेकिन ये वेरिएशंस क्या थे, हेरिटेबल थे। इसलिए उन्होंने कहा ये वेरिएशंस क्या थे, हेरिटेबल थे। फिर आप म्यूटेशन के लिए कहते हो, तो म्यूटेशन में क्या होता है, सडन चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसलिए सडन चेंजेस आते हैं, डायरेक्शन लेस रैंडम होता है। कब होगा, किस जगह होगा, ये पता नहीं होता है कि यहाँ होना है यहाँ नहीं होना है, वो रैंडम चलता है और कोई डायरेक्शन में नहीं है। जबकि डार्विन की बात थी कि वेरिएशन स्मॉल होते हैं, आप उसकी बीक धीरे धीरे चेंज हो रही है। हमने प्रॉपर बात करी बीक की, कि बीक में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्शनल प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जबकि म्यूटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए आपने कहा डायरेक्शन लेस है और रैंडम प्रोसेस है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, रैंडम और नॉन रैंडम की बात। तो म्यूटेशन रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, जब इवोल्यूशन की बात करते हो तो इवोल्यूशन ध्यान रखना एक नॉन रैंडम, जब वहाँ प्रोसेस चलता है वहाँ इवोल्यूशन होता है, जहाँ नॉन रैंडम रेटिंग चल रही है। फिर आप बात करते हो इवोल्यूशन, जो डार्विन का इवोल्यूशन था, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो डार्विन का इवोल्यूशन ग्रेजुअल चल रहा था। ग्रेजुअल दैट मीन्स होता है धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे। जबकि यहाँ डिग्रीज बात कर रहे हैं, जो म्यूटेशन है उसके कारण स्पीशीएशन होगा, क्योंकि म्यूटेशन के कारण लार्ज डिफरेंस आएगा तो एक न्यू स्पीशीज तैयार होगी। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को आप कहते हो सॉल्टेशन। क्या कहते हो उसको आप, सॉल्टेशन। सॉल्टेशन की देखो स्पेलिंग होगी, इस तरह से आप लिखोगे, सॉरी, सॉल, ठीक है, सॉल्टेशन को कहते हैं सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन। कि सिंगल स्टेप में एकदम से अचानक से जीन का चेंजेस, उस क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट थे उसमें कुछ अल्टरेशन हुआ और अल्टरेशन होते ही एक क्या हुआ, उसमें जेनेटिक चेंजेस आए और स्पीशीशन का प्रोसेस हुआ, आपको एक नई स्पीशीज मिली। ठीक है, अब इस सब, ये था आपका मैकेनिज्म इवोल्यूशन का। इसके बाद आप देखते हो इवोल्यूशन के प्रोसेस में आप यहाँ पढ़ते हो हार्डी वेनबर्ग लॉ, जो आपके लिए 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, हार्डी वेनबर्ग लॉ। जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है, अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग लॉ,
आप कहते हो जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें जब आप इसकी स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ इक्विलिब्रियम की बात करता है। कहीं ना कहीं वो मेंटेन करता है, उस एलिलिक फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक आइसोलेटेड एरिया में एक गिवन पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है एलील्स की, जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी आप कहते हो कि कोई भी जीन है तो जीन के दो एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप हाइट की बात करते हो तो एक टॉल है एक डॉफ है। ठीक है, इसी तरह आप कम्प्लेक्शन की बात करते हो तो एक डार्क है एक लाइटर है, कहीं ना कहीं मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं मेलानिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो आप कहोगे दो जीन है। अब टू जो जीन्स प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा या दोनों को ऐड करते हो जो आप, तो उसको आप बोलोगे, वहाँ फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है 1। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात बताती हूँ, आप बात कर रहे हो, ये पी है। 10th क्लास में जब आपने स्टडी किया तो वहां आपने देखा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। इसी को आप आगे स्टडी करोगे। देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स्ड है। ठीक है, और ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। कब, जनरेशन तक, एक जनरेशन में सेम है, नेक्स्ट जनरेशन में सेम है, देन नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहता है कि एलील्स या एलील्स जो है जीन के जिस लोकस पे प्रेजेंट है उनकी जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है वो क्या है, वो वहां पर तो जो ये सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप एल्जेब्रिक इक्वेशन देखते हो तो आप यहाँ बात करते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है। और वो कितना रहती है, तो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेगी, तो वो रहेगी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, इसलिए कहा कांस्टेंट रहेगी। ये यहाँ क्या रहेगी, ये यहाँ दिख रहा है कांस्टेंट दिख रही है, 1 दिख रही है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एलील्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था एलील्स, दैट मीन्स किसी भी एक जीन से रेलेवेंट दो एलील प्रेजेंट होते हैं। एक हाइट की बात करते हो तो एक टॉल के लिए है एक डॉफ के लिए है। अगर आप आई कलर की बात करते हो तो एक ब्लैक के लिए है एक ब्राउन के लिए है। ठीक है, तो ये है एलील्स। अब आप बात करते हो जब जीन पूल की, तो जीन पूल में क्या प्रेजेंट है, जीन्स तो टोटल जीन्स तो प्रेजेंट है ही है कि टोटल जीन्स कितने हैं, और प्रेजेंट है उनके एलील्स, उस पॉपुलेशन में जो एलील्स प्रेजेंट है वो भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कितना, वो 1 ही रहेंगे। इसको आप कहते हो जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कि वहाँ जो जीन पूल है उसमें कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन है वो कैसा है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 प्रेजेंट है। आपको ध्यान रखना, पी प्लस क्यू दैट मीन उन एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो टोटल है एल्जेब्रिक इक्वेशन का ये हमेशा वही रहेगा। जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी रहेगी, जैसे कि आप, मैंने अभी पहले बात करी कि पी और क्यू, तो जहाँ एनिमल्स क्या है, डिप्लॉयड है, एक प्रेजेंट होता है फादर से और एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है किससे, मदर से प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम ये फादर से मिला, फिर एक क्रोमोसोम की बात करते हो तो ये किससे मिला, ये मदर से मिला। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट है जीन प्रेजेंट है। तो जो जीन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये सपोज करो एक जीन यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है, एक टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो एक डॉफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर आप इन दो जीन की बात करते हो तो सपोज करो ये दो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे दो ही तरह के यहाँ पे एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसकी टेंडेंसी है, पी की टेंडेंसी है कि ये दोनों क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ये एक क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्यू की भी यही टेंडेंसी है, ये क्यू दोनों पे प्रेजेंट है तो आप कहोगे क्यू स्क्वायर, पी दोनों पे प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे इसे, पी स्क्वायर। अब बात आती है हेट्रोजाइगस कंडीशन की, एक पे पी भी प्रेजेंट है और क्यू भी प्रेजेंट है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे,
तो आप इसे डिनोट करोगे किस तरह से? अगर आपको वो निकालने के लिए कहता है हेट्रोजाइगस, तो आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा 2 पी और क्यू। तो 2 PQ लगाना पड़ेगा, पी क्यू निकालनी है तो पी स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि पी प्लस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर लुक प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। अब इनमें से कोई भी आपको नंबर देता है, पी देता है या क्यू देता है, तो आप 2 PQ निकाल सकते हो। अगर आपको पी दे रहा है तो ऑफकोर्स आप क्यू निकाल सकते हो। तो देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन पुट हुआ था वहाँ उसने हेट्रोजाइगस की बात करी थी कि हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है, तो आप किस तरह निकालोगे? वो आपको पी का देगा, एलिलिक फ्रिक्वेंसी क्यू की दे रहा है, तो आप इन दोनों की फ्रिक्वेंसी को पुट करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ये फॉर्मूला हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आपको यही फॉर्मूला याद करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि देखो, जब आप बात करते हो हार्डी-वेनबर्ग लॉ में, तो यहाँ ये बात कर रहा है रैंडम मीटिंग की। यहाँ रैंडम मीटिंग होती है, रैंडम मीटिंग प्लांट्स में हो सकती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं प्लांट्स में, वो पोलन ग्रेन्स अपने आप वहां से बर्स्ट होते हैं, और बर्स्ट होने के बाद में वो, या तो आप बात कर रहे हो वहाँ मॉथ हैं, बटरफ्लाइज हैं, उनके थ्रू जाएंगे, या वो किसके थ्रू जाएंगे? वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो वाटर के थ्रू मूव करेंगे, एयर के थ्रू पॉलिनेशन है तो एयर के थ्रू मूव करेंगे। तो यहाँ क्या चल रहा है? सब कुछ यहाँ रैंडम चल रहा है। ठीक है, जिसमें यहाँ हार्डी-वेनबर्ग लॉ में सब कुछ कैसा चल रहा है? रैंडम मीटिंग चल रही है यहाँ। तो देखो, ये बात कर रहा है ए की फ्रीक्वेंसी। अगर कोई जीन ए प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? सिंपली पी स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, अगर आप बात करते हो किसकी, यहाँ पे नेक्स्ट बी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बी की? बी की हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ बी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी क्यू स्क्वायर। फिर ए बी की बात करते हो तो वो हो जाएगी 2 PQ। तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी एलील की, एलील दो होते हैं किसी जीन से रेलेवेंट, तो एलील ए प्रेजेंट है तो फ्रीक्वेंसी पी की होगी दोनों क्रोमो, जैसे हमने बात करी थी कि दोनों ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो पी स्क्वायर, जैसा कि ऊपर डिनोट किया पी स्क्वायर। फिर वो बात कर रहा है क्यू की बी की, तो वो टेंडेंसी हो गई क्या? क्यू स्क्वायर बी, दैट मीन्स यहाँ या तो आप बोल रहे हो ब्राउन कलर, आप आई कलर की बात कर रहे हो, डॉट से बात कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो हाइट की, इसलिए कहा यहाँ स्मॉल है, जिसको मैंने बी कहा, स्मॉल है क्यू स्क्वायर। अगर हेट्रोजाइगस में ए भी प्रेजेंट है और ए भी प्रेजेंट है, तो आपने कह दिया 2 PQ, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ए में 2 PQ। तो ये है आपका बायनोमियल एक्सपेंशन, ये पी प्लस क्यू स्क्वायर का होता है पी स्क्वायर 2 PQ एंड क्यू स्क्वायर। जब आप फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हो और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट दिख रही है, तो आप सोच लो यहाँ क्या चल रहा है? तो यहाँ चल रहा है इवोल्यूशनरी चेंजेस, यहाँ इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है या आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रही है, तो वहाँ किसी तरह का इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से, ये हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है ये अपना। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ को या इस इक्विलिब्रियम को खत्म करते हैं। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ यही देखोगे, हार्डी-वेनबर्ग लॉ में पी प्लस, यही इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, कोई भी एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप वहां डिक्रीज होगा। अगर दूसरे की फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये डिक्रीज होने लग जाएगा, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, यही है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। हार्डी-वेनबर्ग नेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे हार्डी-वेनबर्ग लॉ को। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है। ठीक है,
यहाँ और हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है तो भी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम खत्म होगा। ठीक है। और तो 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को खत्म करते हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।